हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 से सेकंड चैप्टर इस मैटर अराउंड द स्फीयर। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए और कैसा है आप उस पर कमेंट कीजिए ताकि हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। एंड दिस इज़ द सेकंड चैप्टर एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर इसमें किस चीज़ को कहा गया है, व्हाट इज़ इनके जो अनुसार है वो प्योर चीज़ होती क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो अगर बात करें तो समथिंग इज़ प्योर मीन्स हैव नो अडल्ट्रेशन, यानी कि कोई भी तरह किसी भी तरह की मिलावट ना हो, यानी कि किसी भी तरह के ऐसे पार्टिकल्स ना हो जो उसकी यूनिफॉर्मिटी को ख़राब करें। सो प्योर मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो तभी उसको एक प्योर मैटर कहा जाएगा, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहा जाएगा जब उसमें क्या है, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है। उसके बाद अगर हम अंडरस्टैंड करें मिक्सचर को, सो द मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंस से बनते हैं। जब आप एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को ऐड कर देते हैं तो उस जो मिक्सचर तैयार होता है उसको आप सब्सटेंस कहते हैं। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी कि आप फिजिकल प्रोसेस नहीं लगा सकते। जिस तरह से अगर आपको कंकड़ पत्थर है किसी मटेरियल में, चाहे कोई अनाज है, तो उसमें से आप फिजिकल मेथड ये लगाएंगे कि आप उसको एक एक उठाकर उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और क्या होगा, आपके पास एक प्योर फॉर्म मिल जाएगी। बट इसमें क्या है, आप फिजिकल प्रोसेस नहीं लगा सकते। फिजिकल प्रोसेस का मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर आप सोडियम क्लोराइड है और आपको सेपरेट करना है उससे वाटर से, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इवेपोरेशन। बट आप इसमें फिजिकल प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कई बार अगर सोडियम क्लोराइड को अब सी वाटर से आपको सॉल्ट निकालना है तो आपको इवेपोरेशन करनी पड़ेगी। बट इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जिनको आप फिजिकल प्रोसेस से इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको अनदर मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे और जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं और किस किस चीज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। और टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी आपको पता ही है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर में की अगर हम बात करें तो इसमें होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के बारे में बताया जाता है कि होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले अगर बात करें होमोजीनियस का, सच ए मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट एंड वाटर है तो एक तरह का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दोनों पार्ट क्या है, चाहे वो सोल्यूट है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। कोई भी आपने सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। सोल्यूट का मतलब वो होता है जो आपने लेस अमाउंट में लिया है। जैसे सॉल्ट है, आप पानी से ज़्यादा नहीं ले सकते, और जो पानी है वो आपका सॉल्ट से ज़्यादा, यानी कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट से ज़्यादा है। तो इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं और ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस के एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो इस तरह के जो मिक्सचर हैं वो होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं। बात करें अगर हिट्रोजीनियस की, सो मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, इस तरह के मिक्सचर जो वो होमोजीनियस है। एंड अगर हम बात करें जिनकी जो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, हैव नो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जैसे पानी में हमने ऑयल डाल दिया है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। सो आयरन फिलिंग्स जो सॉलिड है, बट की सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग चीज़ है, यानी कि मिक्सचर है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। सोडियम क्लोराइड है और आयरन फिलिंग्स है। तो सॉल्ट एंड सल्फर, सो दोनों क्या है, एक तो डिजॉल्व नहीं होंगी एक दूसरे में, घुलेंगी नहीं। जिस तरह से सॉल्ट एंड वाटर का एक लिक्विड बन जा सोल्यूशन बन जाता है, उस तरह से ये जो सोल्यूशन है वो अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेंगे, या फिर दोनों जो है वो अलग अलग कंपोजिशन हो जाएगी। सो दिस आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एंड यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। चाहे वो लेमनेड सोडा वाटर है तो उसमें क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है, एंड जो है वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। सो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलॉयज। सो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज जो है वो मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स के and non-metals cannot be separated into their components by physical method.
तो सबसे पहले जो एग्जांपल दिया गया है ब्रास, ब्रास दो चीज़ों के एलॉय से मिलकर बना होता है, यानी कि 30% जिंक प्लस कॉपर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो ब्रास है वो किस तरह की कंपोजिशन, किस तरह के एलॉय से मिलकर बना होता है। तो दो तरह के एलॉयज़ जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, 2 और मोर मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। तो जिंक प्लस कॉपर, तो इस तरह की कॉम्पोजिशन होती है, जिंक प्लस कॉपर इज इक्वल टू ब्रास। उसके बाद अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन, यानी कि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। और अगर बात करें गन मेटल की, तो कॉपर टिन और जिंक। बात करें जर्मन सिल्वर की, तो कॉपर जिंक और निकल। तो आपको इजी, इसको याद करना इजी हो जाएगा, ब्रॉन्ज और गन मेटल, क्योंकि इन दोनों में कॉपर कॉपर और टिन है, बट जो गन मेटल है उसमें जिंक एक्स्ट्रा है। सो आपसे एक नंबर के सवाल इससे ही बनेगा कि लॉयज़ कौन कौन से होते हैं। तो ब्रॉन्ज के लॉयज़ होते हैं कॉपर टिन, और गन मेटल के कॉपर टिन और जिंक, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल। और जो ब्रास है इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। सो आई होप आपको एलॉयज़ के बारे में पता चल गया होगा। एलॉयज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे एक नंबर के सवाल में एलॉयज़ के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद पहले मैंने बात करी कि सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। तो सोल्यूशन के पास जो होते हैं वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है एंड सोल्यूट होता है। सो द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व the other components in its usually the component present in large amount is called solvent। जो large amount में होता है वो solvent होता है, एंड द कंपोनेंट भी जो लेसर क्वांटिटी में होता है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि शुगर सोल्यूशन इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, एंड दिस सोल्यूशन शुगर इज अ सोल्यूट। जो शुगर है जो आपके पास सोल्यूट की फॉर्म में, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। जो आपके पास कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है, और जो लार्ज अमाउंट में यानी कि ज़्यादा अमाउंट में आपने पानी लिया है। सो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाट इज सोल्यूशन। तो उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन जो है एक तरह का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। और जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो उससे स्मॉलर होते हैं, एंड सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज उनका जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, एंड दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते थ्रू द सोल्यूशन। तो उसके बाद दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट बाय पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। सो द पाथ जो होता है वो विजिबल नहीं हो जाता है। सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह से आपने अगर पानी में शुगर मिला दी और उसको अगर शुगर से पानी अलग करना है तो आप बोलेंगे कि फिल्ट्रेशन यूज़ कर लें, तो आप फिल्ट्रेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन के मेथड से यूज़ नहीं कर सकते। आप फिल्टर तो उसी चीज़ को कर सकते हैं जो अनडिजॉल्व्ड है, यानी कि जो पानी है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, एंड जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे। तो आप इसमें फिल्ट्रेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने पानी में नमक घोला है तो आपको नमक तो दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो पानी में जो भी स्पेस है उसने उसको कवर कर लिया है। तो उससे आप उसमें जो आप है इवेपोरेशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। और जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सोल्यूशन इज अ स्टेबल। तो अगर आपका सोल्यूशन स्टेबल है तो जो पार्टिकल हैं वो सेटल नहीं होंगे। तो आपने जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन तो आपने केमिस्ट्री में सुना ही होगा कि एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एच मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि आपके पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अब आप जो है वो सोल्यूट अब डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हीट भी कर रहे हैं, पर फिर भी आप मान लीजिए आपने इतनी शुगर ऐड कर दी कि अब वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रही है, और आपने फिर हीट की तो हाँ थोड़ी सी डिज़ोल्व हो रही है, बट आपने फिर से शुगर डाली तो क्या हो रहा है, अब वो हीट करने के दौरान भी डिज़ोल्व नहीं हो रही है। दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो वो वैसा सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का कहलाता है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप जो है वो हीट कर रहे हैं किसी भी जो सोल्यूशन को, उसमें आपने इतनी शुगर डाल दी कि अब वो डिजॉल्व नहीं हो पा रही है। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है,
सो इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन, तो इसमें क्या है, सोल्यूट आपका लेस है इसलिए वो एट द सैचुरेशन लेवल है कि वो सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंचे, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जो हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्योंकि ये इसमें इसके बारे में बताया गया था। सो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। तो उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को किससे डिवाइड करा जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो लेसर है उसको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से लार्जर से, ये भी आपका है अनदर फार्मूला है। सो चलते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ। सो हमारे पास एक एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपके पास 320 ग्राम ऑफ पानी दिया गया है, उसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है। सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम। सोल्यूशन आपको पता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू टोटल हो गया 360 ग्राम। इजी है क्योंकि टोटल आपको फाइंड आउट करना है कि आपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सोल्यूशन होता है, तो उसमें प्लस कर दिया है। और मास परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, तो आपको पता है सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, जो कि अभी हमने फार्मूला डिस्कस करा। तो सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इंटू 100। तो इस तरह से आप क्या है किसी की कंसनट्रेशन या परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके आगे हम सस्पेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो बात यह है कि एक तरह का होमोजीनियस सिस्टम है। तो आपको पता है कि होमोजीनियस सिस्टम किस तरह का होता है, जिसमें जो जो भी आपके पास सोल्यूट या सॉल्वेंट है, जिससे जो आपने सोल्यूशन एक बनाया है, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों जो है डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। सो लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी। सो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि दोनों जो है वो अलग अलग यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे अ सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which solute particle do not dissolve but remain suspended। इसमें मान लीजिए पानी में आपने आयरन फिलिंग्स डाल दिए या पत्थर डाल दिए, तो क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। तो इसी तरह के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। और वो क्या होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। और आप नीचे देख सकते हैं उन पार्टिकल्स को सस्पेंडेड हुए हैं। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। सो नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम है। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल जो है डिजॉल्व नहीं होते, बट कि वो सस्पेंड नीचे बैठ जाते हैं और आप उनको देख सकते हैं नेक्ड आई से। सो इसकी पहली प्रॉपर्टी यही है कि हेट्रोजीनियस है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। तो उसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर करते हैं बाय पासिंग थ्रू इट। और जो सॉल्युबल पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं बाय सस्पेंशन। जो आप उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, जिस तरह से पानी में मिट्टी घोल दी जाए तो मिट्टी जो नीचे बैठ जाती है, तो सस्पेंशन में भी उसी तरह की चीज़ होती है। एंड जहाँ पर दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे इस मेथड को। सस्पेंशन का कोई सस्पेंशन है आपके पास को सेपरेट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। और ये जो करता है, इट डज नॉट स्कैटर अ लाइट एनी मोर। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है इसमें। सो ध्यान रखिएगा कि फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो उसके बाद अगर हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की, सो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी। तो ग्रुप डी की तरफ चलते हैं कि बताते हैं कि आपका ग्रुप डी एक्टिविटी में क्या था। सो ये जो है आपके पास एक्टिविटी 2.2 है, जहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक इन अ ग्रुप डी। यानी कि आपने पानी में क्या डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाल दी, इंक डाल दी, तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन आएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। पानी में जब भी आप मिल्क डालते हैं, मिल्क की 2-4 बूंदें और जो आपके पास, या फिर इंक की बूंदें डाल दी, तो आपके पास जो सोल्यूशन क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन।
सो कोलाइडल सोल्यूशन हमने अभी देखा कि ग्रुप डी की एक्टिविटी 2.2 में जो कोलाइडल सोल्यूशन है, जब हमने क्या करा कि पानी में मिल्क की 2-4 बूंदे डाल दी, तो क्या होंगे, जो पार्टिकल हैं कोलाइड के यानी कि मिल्क के, जो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको जो मिल्क की बूंदें हैं वो एक जगह नहीं दिखाई देंगी, यानी कि सारे जो पानी में है वो घुल गई हैं। एंड ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल दे कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। तो आपको इसको कंपेयर कर सकते हैं सस्पेंशन की तरह। एंड द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। तो ये किस तरह का मिक्सचर है, होमोजीनियस है, ना कि हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो इतने पार्टिकल जो है इतने स्मॉल हैं कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एंड बट ये क्या करते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें सस्पेंशन में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती थी, बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नेम पर ही टिंडल, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट इस तरह का होता है, यानी कि जब भी आप जो एक आपके पास ए में क्या है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, और जो है वो टिंडल फैक्ट शो नहीं कर रहा है, बट ये जो मिक्सचर है आपके पास वाटर एंड मिल्क, वो टिंडल फैक्ट। तो टिंडल फैक्ट में जो पाथ ऑफ लाइट है आपको विजिबल हो जाएगा। ये जो पाथ ऑफ लाइट है आपको देख पा रहे हैं, जबकि इसमें क्या है आप नहीं देख पा रहे हैं। सो ये क्या है, टिंडल फैक्ट को शो कर रहे हैं, यानी कि पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। जहाँ पर पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है वो टिंडल फैक्ट शो करता है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा टिंडल फैक्ट क्या होता है। अगर आपने नेचर में देखा होगा टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस। तो आप देख पा रहे हो कि डेंस कॉर्नर कैनोपी से जो सन रेज आ रही है तो उसमें पाथ ऑफ लाइट हो वो विजिबल है। यानी कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे छत से जो है वो किसी होल से जो है सनलाइट एंटर कर जा रही है, तो अब पहाड़ों में तो क्या होता है, घर में जो घर हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई कहीं होल है जो उसमें से क्या होते हैं, जो सनलाइट है वो एंटर कर जाती है, और जब भी झाड़ू लगाते हैं तो जो पार्टिकल वो उड़ते हैं वो क्या होते हैं, विजिबल दिखाई देते हैं कि हाँ जो पाथ ऑफ लाइट है वो वहाँ पर जो पार्टिकल है वो विजिबल हो जाते हैं। सो उसी को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। सो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक टिंडल इफेक्ट शो करा गया है, जहाँ पर एक कैनोपी दिखाई गई है, और उसमें से क्या हो रहा है कि सनलाइट पास कर रही है, तो उससे उससे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक वाइट पाथ दिखाई दे रहा है। सो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, तो आपको पता है कि एक तरह का कैसा मिक्सचर है, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल। होमोजीनियस नहीं है, हिट्रोजीनियस है, यानी कि पार्टिकल्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जो है वो मिक्स नहीं हुए। एंड इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आइज, और आप इसको इंडिविजुअली सी कर सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट, और उसका जो पाथ है वो विजुअल होता है। और आपको बता दें कि कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, जब आप उसको अनडिस्टर्ब रखें तब भी ये सेटल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। तो कोलाइड जो है हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल है, एंड पर आप देख सकते हैं नेक्ड आई से, स्मॉल है बट नेक्ड आई से देखा जा सकता है। एंड कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। कोलाइड्स में भी क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सो जो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि हमने सस्पेंशन में जो था फिल्ट्रेशन यूज़ करी थी, बट यहाँ पर जो है कोलाइड्स की फॉर्म में आप टेक्निक यूज़ करेंगे, इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। आप इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे, नाइदर फिल्ट्रेशन। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि कोलाइड्स में हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं और फिल्ट्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। सो आप जो है कैन बी सेपरेटेड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो आपको सेपरेट करने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगेशन लगानी पड़ेगी। और जो कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन है वो डिस्पर्स फेज में होते हैं और डिस्पर्शन मीडियम में होते हैं। और आइए जानते हैं कि कौन कौन से जो कोलाइडल्स हैं वो आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में मिलते हैं। सो ये जो पिक्चर है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में बताया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये जो एरोसोल होता है वो उसमें डिस्पर्स फेस क्या होता है। तो एरोसोल जो होते हैं वो लिक्विड और गैसी से भी बनते हैं और सॉलिड और गैसी से भी बनते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है डिस्पर्स फेस में होता है, और जो गैसेज होती हैं डिस्पर्सिंग मीडियम में होती हैं। तो जो एरोसोल होता है, फॉग जो है एरोसोल का एग्जांपल है।
एरोसोल मतलब वही होता है कि जो लिक्विड प्लस गैस मिलकर जो है वो एरोसोल फॉर्म करते हैं, यानी कि आप में जो डिस्पर्सन है इसमें लिक्विड होना चाहिए और डिस्पर्सन मीडियम में गैस होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एरोसोल। तो फोग हो गया, क्लाउड्स जो बनते हैं वो भी एरोसोल ही होता है। एरोसोल यानी कि उसमें लिक्विड पार्ट भी होता है, गैसियस पार्ट भी होता है, और जो मिस्ट बनती है सुबह सुबह। और सॉलिड और गैस, तो स्मोक जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसमें जो गैसियस पार्ट मिलकर जो है वो भी एरोसोल ही कंबाइन करके फॉर्म करते हैं। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है वो भी क्या है, सॉलिड इन गैस एरोसोल की फॉर्म होता है। और जो लिक्विड इन गैस है वो फॉग और क्लाउड है। तो आपको ये याद रखना है और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए इस टेबल को, कि जो फॉग होता है वो लिक्विड गैस एरोसोल होता है, और जो सॉलिड गैस एरोसोल होता है वो स्मोक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म होता है गैसियस पार्ट में डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड। तो सेविंग क्रीम जो होता है वो भी एक फॉर्म किया, तो उसमें क्या होता है, गैस और लिक्विड। लिक्विड जो है फॉर्म करते हैं इमल्सन। इमल्शन में होता है ऑयल इन वाटर, आपने पढ़ी टू टाइप्स की इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। सो जब भी ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे लिक्विड लिक्विड होते हैं दोनों, तो इमल्सन बनता है। और मिल्क जो है वो इमल्शन पार्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने पढ़ा होगा इसको, जब भी किसी के बेसिसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, सॉरी बेसिक होता है, और एसिडिटी जब इंक्रीज़ कर जाती है तो इसको बेसिक की फॉर्म में हम लेते हैं। सो सॉलिड लिक्विड जो सोल्यूशन होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाता है। गैस सॉलिड जो होता है वो फॉर्म, और गैस लिक्विड भी फॉर्म। जब एरोसोल का रिवर्स हो जाए तो आप याद रख सकते हैं इसको कि फॉर्म बनता है, और जब डिस्पर्स फेज में लिक्विड सॉलिड आए तो एरोसोल बनता है। जेल कब बनते हैं, जब लिक्विड और सॉलिड कंबाइन करके जेली क्रिएट करते हैं या चीज़ क्रिएट करते हैं। सो लिक्विड और सॉलिड जेल्स, सॉलिड 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 सॉल, यानी कि मिल्की ग्लास हो गया, कलर्ड जेम स्टोन्स हो गए, तो ये सॉलिड सॉलिड पार्ट है। और डिस्पर्स फेज का मतलब ये होता है कि द फेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। डिस्पर्स फेज जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। द मीडियम इन विच कोलाइड पार्ट्स का, और जिस मीडियम में वो जो कोलाइडल पार्टिकल से डिस्पर्स होते हैं उसको डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। यानी कि इस फेज में जो कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में होंगे और जिस मीडियम में होंगे वो मीडियम क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कि आपके पास कौन सा मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, गैसियस मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, तो उस मीडियम में वो क्या कहलाते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आप इस टेबल को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज एक वीडियो में इसको टोटली एक्सप्लेन करना लिटिल डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उसके आगे भी चैप्टर बहुत है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स और मिक्सचर पढ़ने जा रहे हैं। तो सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट और मिक्सचर, तो सबसे पहले हम इसमें जब हिटोजिनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। जब आप उसका हैंड पिक भी नहीं कर पा रहे हैं, फिल्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। तब आप अगर हैंड पिकिंग भी फिजिकल प्रोसेस, मैंने अभी थोड़ी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हैंड पिकिंग जब हम करते हैं किसी अनाज को, शेविंग हम जब कर रहे हैं यानी कि उस छान रहे हैं या फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जब आप ये भी काम ना करें तो आपको क्या है, कुछ अदर मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। और सबसे पहला जो मेथड है, हाउ कैन वी ऑब्टेन अ कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो उससे जो कलर कंपोनेंट किस तरह से लेना है, या फिर आपके पास एक वोलेटाइल सोल्यूशन है, वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल कंबाइन कर गया है, तो उसको आपको कैसे सेपरेट करना है। सो जब भी आपके पास हो कि आपको कलर कंपोनेंट सेपरेट करना है फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक से, किसी डाई से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। जहाँ पर आपके पास एक बुलेटाइल कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, और नॉन बुलेटाइल सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट जो है नॉन बुलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है वो बुलेटाइल है। और बुलेटाइल और नॉन बुलेटाइल में यही डिफरेंस होता है कि बुलेटाइल जो है एक डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो बुलेटाइल पार्ट है, बुलेटाइल जो कंपोनेंट्स हैं वो इवेपोरेशन होकर उस इवेपोरेट हो जाएंगे। सो सो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो इंक जो है वो मिक्सचर ऑफ डाई होता है इन वाटर में, एंड देन दस वी कैन सेपरेट द बुलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन बुलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो ये क्या है, जो सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू इवेपोरेशन। तो आप जो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक ही जो सॉल्यूट है वही बचेगा। सो आप इस तरह से एक कलर
कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड के बारे में बताया गया है, हाउ वी कैन सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो क्रीम तो आपने सेपरेट करी ही होगी, मे बी आपको पता ही होगा कि क्रीम को सेपरेशन करने के लिए हम क्या लगाते हैं। सो आपको पता होता है कि वी गेट अ फुल क्रीम टोन्ड या फिर डबल टोन्ड वैरायटी ऑफ मिल्क। आपको जब भी आप दुकान में जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मिल्क होती हैं। तो जब भी आपको मिल्क से क्या करना पड़ता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो आप इसमें फिल्ट्रेशन नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको मक्खन निकालना है दूध से तो आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि वो इतने स्मॉल होंगे फिल्टर पेपर से पास ही नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर, तो आप जो फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे और आप उस मिक्सचर के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जो है सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से किसको, मिल्क से वाटर को। सो द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल जो है स्टे। तो जो डेंस पार्टिकल होंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम में रहेंगे, और जो आपके पास मक्खन है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो ऊपर तैर जाएगा। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही क्रीम को सेपरेट करेंगे। तो आप डायग्नोसिस जो लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट को भी सेंट्रीफ्यूगेशन से किया जाता है। आपको पता है डेयरीज में भी होम सेपरेट वाटर फ्रॉम क्रीम एंड वॉशिंग मशीन में स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड है। उसके बाद हम थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स हैं हमारे पास जो अघुलनशील हैं। ठीक है, जो मिजिबल का मतलब वही है कि जो घुल नहीं सकते। सो वो उस तरह के मिक्सचर को आप सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे। सो ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में क्या बताया गया, सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स। गैस, ये मान लो अगर कैरोसिन ऑयल है और ये वाटर है, तो इन दोनों को मैं सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फनल का सेपरेटिंग फनल का यूज़ करना पड़ेगा। सो जब भी आपके पास है, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। सो लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल, तो कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करना पड़ेगा। अब कोई भी ऐसे दो लिक्विड हैं जिनको जो अलग अलग लेयर्स फॉर्म करते हैं, जो इमिजिबल हैं लिक्विड्स, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग फनल से ही उसको सेपरेट करेंगे। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। सो सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो सेपरेट करेंगे। द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन के ओर जो है, आयरन के ओर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आयरन के ओर जो है वो है हेमेटाइट। जो आयरन के ओर्स हैं वो है आपके पास नंबर 1 हेमेटाइट Fe2O3, फिर मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, फिर है सिडराइट FeCO3, फिर आयरन पायराइड FeS2। ठीक है, तो ये सिडराइट है और ये आयरन। ये जो है आयरन के ओर्स हैं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडराइट आयरन पायराइट। ये जो है आयरन के ओर्स हैं। सो इस तरह से। अब उसके बाद जो है अनदर मेथड है हमारे पास, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्ट था, वो अमोनियम क्लोराइड में मिक्स हो गया है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और उसके साथ ही आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद जो है हमारे पास सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, सो आपको पता है वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड एंड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू
गैसीय स्टेज, जब मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन के बारे में, तो सब्लिमेशन में जो अमोनियम होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, सीधा डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड टू गैसीय स्टेट। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि क्योंकि एक volatile component होता है, and so separates such a mixture that contain a sublimable volatile, यानी कि sublime का मतलब ही वही होता है कि change directly from vapor when heated। जब भी आप हीट करेंगे तो sublimable volatile वही कंपोनेंट्स होते हैं जो सीधा ही क्या होते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि नॉन सबलाइम जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे सॉल्ट हो गया। इन केस अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो जो अमोनियम है वो सब्लाइमेबल बुलेटाइल है, और जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे सॉल्ट है, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की तो जो है वो नॉन बुलेटाइल सबलाइमेबल इम्प्योरिटी है। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम्स, तो कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया जिसको हम कपूर कहते हैं, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। एंथ्रासीन मीन्स C4H10, C4H10, और ये नेफ्थलीन C10H8। सो ये नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है कि आप इसको कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो आप जो है इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन ऐसे ही होता है जहाँ पर कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉरी गैसियस में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू गैसियस में। जहाँ पर जो अमोनियम है वो सीधा ही सॉलिड टू गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो सॉलिडिफाई होगा वेपर की फॉर्म में। यहाँ पर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और चाइना डिश में वो आपके पास जो आपका अनदर मटेरियल है वो बच जाएगा। सो आप इस तरह के जब भी कोई भी आपके पास कंपोनेंट्स जो भी मिक्सचर दिए गए हैं, चाहे वो सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड है, चाहे वो कैम्फर है, चाहे वो फिर नेफ्थलीन्स है, एंथ्रासीन है, तो आप जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो उसके आगे अगर हम बात करें, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्वेबल इन इट। तो डाई है इसमें सॉल्वेबल है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। तो जो पानी जब राइज करेगा तो डाइस पार्टिकल के जो डाइज है वो उसके साथ जो है ऊपर आ जाएगी। एंड यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। तो डाई जो है आपको पता है कि डाई जो होती है वो 2 और मोर कलर्स का। सो आपको पता है कि डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो एंड सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर, तो वो उतना ही फास्टर क्या करेगा, राइज कर जाएगा, और दोनों कलर जो है आपको अलग अलग दिखाई देंगे। इन विच एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। सो आइए हम पिक्चर्स में देखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्पॉट ऑफ इंक लगाया जो कि 2 डाइज से मिलकर बना है। 2 डाइज हैं यानी कि ब्लैक और रेड है। तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में वो सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए रेड यहाँ पर आ गया स्पॉट, और जो दूसरा कलर है वो यहाँ नीचे रह जाएगा, यानी कि वो जो है वाटर में सॉल्युबल उतना नहीं है, और जो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि आपको रेड है और जो ब्लैक है वो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से ही हम सेपरेशन ऑफ डाइज यूज़ करते हैं, जिसमें हम ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो ब्लैक इंक था, बट जब भी इस तरह की डाइज है जहाँ पर 2 कलर से मिलकर बनी है, रेड और ब्लैक से, तो जो अगर रेड है वो ऊपर आ जाएगा और ब्लैक नीचे रह जाएगा, इसलिए क्योंकि जो रेड था वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है ब्लैक के मुकाबले। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। So the process of separation of component or mixture is known as chromatography, and chroma is a Greek means color, and the technique was first used the separation of color. तो जब भी separation of color करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड सो दिस नेम वॉज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक दैट यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ दो सोल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो उन सोल्यूट के लिए करा जाता है जो सेम टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो एप्लीकेशन यही है कि कलर इन डाइज है, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स आप सेपरेट करना है, या फिर ड्रग फ्रॉम ब्लड। जो एप्लीकेशन है आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि ड्रग फ्रॉम ब्लड कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, तो आप जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे।
पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर को भी हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ करेंगे, और कलर्स इन भी क्रोमेटोग्राफी से। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। इसमें जो क्या है वो घुलनशील, यानी कि दो ऐसे चीज़ें हमारे पास जो घुल चुकी हैं। जैसे मान लीजिए दो ऑयल ही है हमारे पास जो आपस में, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल में केरोसिन ऑयल मिक्स हो गया, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू मिजिबल लिक्विड्स का, जहाँ पर हम पेट्रोल प्लस, आपके पास पेट्रोल था और क्या था, जो मिट्टी का तेल है, वो दोनों मिक्स हो गए, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें जो लेट अस ट्राई सेपरेट एसीटोन है वाटर में, तो आपसे एग्जांपल देकर भी पूछ सकते थे कि एसीटोन और वाटर को कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, दैट इज़ डिस्टिलेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो आपके पास जो है डिस्टिलेशन, इस मेथड को बोला जाता है डिस्टिलेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो केरोसिन ऑयल है और जो पेट्रोल है, तो या फिर एसीटोन है या वाटर है, दोनों का जो बॉयल करने का टेम्परेचर है, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंट है। यानी कि जो पहले बॉयल होगा वो पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उनको अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट करा जा सकता है। सो एसीटोन वेपराइज एंड कंडेंसेस इन द कंडेंसर, जो वेपराइज हो जाएगा उसको कंडेंस कर लिया जाएगा एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो जो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है, जहाँ पर दो क्या है, मिजिबल लिक्विड्स हैं, सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड्स बाय द डिस्टिलेशन। तो ये आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये डिस्टिलेशन का ऑपरेटर है, कोई भी नहीं, दोनों को लिक्विड्स को इसमें डालेंगे और क्या करेंगे, हीट करेंगे, जो जिसका टेम्परेचर तो पहले किसी टेम्परेचर पर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, वो उसको सबसे पहले हम सेपरेट कर लेंगे और अनदर को हम उसमें ही रहने देंगे। तो ये एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन एंड इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिजिबल लिक्विड्स। ऐसे में लिक्विड्स हैं जो दोनों घुल चुके हैं आपस में और पता नहीं लग रहा है कि कौन सा लिक्विड हमारे पास बन चुका है, एंड दैट बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि इनके टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा डिस्टिलेशन और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक डिफरेंस है कि अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप तभी करेंगे जब जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है दोनों का 25 के है। मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड दिए हैं, एक 300 केल्विन पर है, एक 325 केल्विन पर है, तो उनके बीच में सिर्फ 25 के का डिफरेंस है, या इससे कम भी हो सकता है। 300 केल्विन है और मान लीजिए 91 केल्विन है, तो इनमें जो है लेस देन 25 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि 291 और 300 में सिर्फ 9 का डिफरेंस है, यानी कि लेस देन 25 के है, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना है। बट अगर इससे ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 350 होता, तो इसके क्या है 25 के से ज़्यादा है डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपको डिस्टिलेशन यूज़ करना है। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी यूज़ करेंगे टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इज द बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस दैन 25 के। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 के से लेस देन है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यूज़ करेंगे। जो डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर को भी हम सेपरेशन करते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करा जाता है। सो आप ध्यान रखिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये ऑपरेटर्स है आपके पास, और कुछ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स भी बताए गए हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का, तो सबसे जो ज़्यादा है इनमें वो 183 है, क्योंकि माइनस में है तो इसलिए सबसे ज़्यादा दिख रहा है, वो कम है, सो -196। हमारे पास अनदर मेथड है हाउ वी कैन सेपरेट अ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर आपके पास प्योर कॉपर सल्फेट है और प्योर कॉपर सल्फेट जो वो सॉलिड की फॉर्म में, तो आपको इम्प्योर सैंपल से इसको किस तरह से रिमूव करना है। सो इसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। तो जब भी आपके पास इस तरह के सॉलिड हैं, एग्जांपल आप याद रखिएगा कि जो कॉपर सल्फेट है इस तरह का अगर आपके पास दिया गया है कोई भी सॉल्यूशन, तो उसको क्या करेंगे आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड से यूज़ करेंगे। इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर दैट कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज। तो इसमें भी आप क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, वेपराइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन। So to remove these impurities, the process is crystallization is used. Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of its crystal form. तो क्रिस्टल की फॉर्म में इसको सेपरेट किया जाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें,
प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड वी गेट फ्रॉम सी, एंड सेपरेशन ऑफ एलम फिटकरी जो होता है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट, तो उसके बाद जो है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बताइए। तो आपको पता है कि फिजिकल चेंज, जब किसी चीज़ को काट दिया जाता है यानी कि उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी कि कटिंग ऑफ ट्री जो है वो फिजिकल चेंज है, जबकि मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन जो है वो भी फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज जब होगा जब उसमें केमिकल्स आएंगे, यानी कि रस्टिंग ऑफ एल्मीरा फिजिकल चेंज है। एंड जब भी हम बात करें कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो वो एक तरह का केमिकल चेंज है। एंड कोई भी केमिकल जब भी हम अगर हम बात करें कैंडल की, जब भी कैंडल बर्न करती है तो उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज उसमें होता है कि उसमें जो डिफरेंट गैसेस आउट कर जाती है, और जो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि वो पिघलना स्टार्ट कर जाती है। तो जब भी वो चीज़ की शेप और साइज़ में चेंजेस हो रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज, जब भी उसमें वो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है तो वो केमिकल चेंज है। उसके आगे जो है एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो रॉबर्ट बॉयल्स थे वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था एलिमेंट का। एंड 1661 एंटोनी लॉरेंट लेवॉइसर अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट दी थी, रॉबर्ट बॉयल ने जो था टर्म एलिमेंट दी थी, और डेफिनेशन उन्होंने जो लेवॉइसर थे उन्होंने दी थी। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, एंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन से इसको क्या कर सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट्स आपके पता है कि आप जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में दी है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हैं, वो सारे क्या है एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो आपको पता है मेटल्स होती है, उनमें क्या होती है, लस्टर होती है, सिल्वरी ग्रे गोल्डन येलो होती है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टाइल होती है, मेलिएबल होती हैं, सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। मरकरी आपको पता है इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मरकरी है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। नॉन मेटल यूजली शोज सो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल्स होती हैं, वैरायटी ऑफ कलर प्रोड्यूस करती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, दे आर नॉन लस्ट्रस होती है, नॉन सोनरस होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कॉक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। और मेटलाइट्स में आते हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, द नंबर ऑफ एलिमेंट नाउन एट द प्रेजेंट इज मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, 92 जो है नेचुरली अकरिंग है, एंड द रेस्ट आर मैन मेड। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है उनकी। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो 11 है उसमें गैसियस है रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स में आती है बोरीन एंड एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अब रूम टेम्परेचर। तो ये जो है रूम टेम्परेचर से अब जब 300 केल्विन होता है तो ये क्या हो जाती है, लिक्विड की फॉर्म में मिलती है, गैलियम और सीजियम। सो ये उसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड जो सब्सटेंस, जब भी आप दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म कर देता है। तो इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर लिए। सो आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप उसको भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किस तरह की इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।